नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर से हाजिर हो गए आपके सामने। हर रोज मिलते हैं 6 बजे और ये 6 बजे का जो समय है यह कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अहम समय बनकर उभर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे ये जो कार्यक्रम है नमस्ते सिलीगुड़ी, जो कि प्रायोजित है अमृत भोग राइस द्वारा, इसमें हम करते हैं हर रोज अपने शहर की बात और अपने लोगों से। तो आज भी इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं प्राचार्य हिंदी बालिका विद्यालय की अर्चना शर्मा। नमस्ते। नमस्ते। तो अर्चना जी से हम बात करेंगे इस अगला जो समय है, धीरे धीरे जो समय हमारे साथ व्यतीत हो रहा है उसमें बात करेंगे। मगर आपको इससे पहले बता दूं कि आज अर्चना जी को फिर से देर हुई। हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में देरी हो जाती है। आज मैंने अर्चना जी से पूछा कि आपको लेट क्यों हुई, तो इनका भी वही चक्कर था। इन्होंने सोचा कि अगर मैं 5:30 बजे निकलूंगी दार्जिलिंग मोड़ से तो यहां पर आराम से 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। मगर वास्तविकता से जब इनका पाला पड़ा तो इन्हें भी यह समझ में आ गया कि सिलीगुड़ी में जो हमारा ये शो है वह कहीं ना कहीं जरूरी शो है और इसके बारे में बात करना भी जरूरी है। जो समस्याएं उन पर भी बात करना जरूरी है। तो अर्चना जी, पहले तो आप हमें बताइए कि ये जो आपको विलंब हुआ आने में, इसका वजह क्या हुई, एकदम खुलकर बताइए। नमस्कार संजय जी और नमस्कार खबर समय की सभी टीम। मैं समय से ही घर से निकली थी और समय से ही गाड़ी पकड़ी थी। 10 मिनट जाम में मुझे फंसाया और मुझे 10 मिनट आपके स्टूडियो में आने में लेट कर आया और सचमुच 4 बार जो ट्रैफिक है और इतना ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। और मैं वैसे बहुत पंक्चुअल हूँ, आपको पता होना चाहिए। मुझे खुद खराब लग रहा है कि मैं आपके स्टूडियो में थोड़ा लेट पहुँची, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उससे भी बहुत दुखित हूँ मैं। दुखित है तो अर्चना जी भी दुखित है इस पूरे यातायात सिस्टम से, या फिर यूं कहें कि इस जैम के कारण, ये जो जाम का जो एक जंगल सा बन गया है उसकी वजह से। तो अर्चना जी, इस समस्या का समाधान आपको क्या लगता है? आपने क्या देखा जब आप जाम से रूबरू हुई? आपको लगा कि आपको समय ज्यादा लग रहा है, तो उस दौरान आपको क्या लगा कि क्या नहीं हो या किस चीज को परिवर्तन किया जाए तो शायद ये समस्या से हम निजात पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं फील करती हूँ रोज जाम में कि हम लोग गाड़ी की जो एक रो बनाकर चलना चाहिए उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम कतारबद्ध तरीके से हम आगे निकल जाने की होड़ में पकड़े रहते हैं। अगर आप कतारबद्ध तरीके से चलें, इसकी व्यवस्था अगर हो जाए तो मुझे लगता है 100% जाम की समस्या से निजात बना सकते हैं। और उसी समय आपकी जो 2 व्हीलर्स हैं, आपकी जो टोटो है, जो आपकी ऑटो है और विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसपोर्टेशन के जो चीज़ है वो बहुत एक ही साथ एक ही होड़ में चलने की कोशिश करती है। एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ जो है ना, यही समस्या का जो निदान हम तभी कर सकते हैं जब इसको पंक्तिबद्ध तरीके से हम इसे चलाएं। और कहीं ना कहीं इसमें आप जो कह रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिविक सेंस का एक कहीं ना कहीं लैक दिखाई दे रहा है, कमी दिखाई दे रही है। 100% हम हर चीज प्रशासन के ऊपर थोप दें, ये बहुत गलत होगा। सिविक सेंस होना चाहिए। प्रशासन ने हमें नियम कानून बताए हैं और नियम कानून कैसे पालन करना है उसको एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते उसका पालन करना बहुत जरूरत है। और हम चाह रहे हैं, उस नियम बना दिया है। अब कितना ट्रैफिक पुलिस को बोले, ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं देखते हैं। अपनी भी तो सिविक सेंस होना चाहिए ना कि हम इस लाइन से चल रहे हैं तो एक पंक्तिबद्ध होकर हम चलें और इस नियमों का उल्लंघन ना करें। अपनी भी एक मतलब सिविक सेंस होना बहुत सेंस की आवश्यकता है। तो सिविक सेंस के मामले में आप क्योंकि प्राचार्य हैं, आप प्रधानाचार्य हैं हिंदी बालिका विद्यालय की, और सबसे बड़ी बात है कि सह सचिव भी हैं सहोदय कॉम्प्लेक्स की, जिसके तहत यहाँ के जो उत्तर बंगाल के जो CBSE के जो स्कूल्स हैं वह सारे स्कूल्स के जो प्रिंसिपल है या जो उसके मुझे लग रहा है ऑनर है, वो सभी उसके अंदर में प्रिंसिपल्स सारे प्रिंसिपलों का एक संगठन है ये। तो अगर हम यूं बात करें कि सिविक सेंस के मामले में हमें अंक देने हो हमारे नागरिकों को, सिलीगुड़ी के नागरिकों, जिसमें आप भी है, मैं भी हूँ, सभी हैं, तो 10 में से कितने अंक देंगे? 5 अंक दूंगी। 5 देंगे। 5 अंक दूंगी, क्योंकि पहली बात तो ये है, देखिए कि हम हर नियमों को जानते हैं पर उसका पालन नहीं कर रहा। दूसरी बात, हम आगे निकल जाने की होड़ में अपने आप को रखते हैं, माइनस हो गया यहाँ पर। तीसरा हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे प्रशासन के द्वारा नियम कानून की रक्षा हम नहीं कर रहे हैं।
इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम माइनस करते जा रहे हैं। हम 10 में 10 पा सकते हैं। 10 में 10 पाने के लिए हमें बहुत सारे नियम और कानून को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस दिन हम 10 में 10 अपने को हकदार मानेंगे। हम यहाँ के नागरिक हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम हर नियम और कानून को मानकर चले, तभी प्रशासन भी सुस्त रूप से काम कर सकता है और हमको भी कोई असुविधा नहीं। हमको कहीं निकलना है, हम सोचते हैं अरे जाम मिल गया, कहीं पहुंच के शर्मिंदा होना पड़ा, जैसे आज होना पड़ा है, जाम पड़ गया। तो ये या फिर हमको आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा लेकर चलना पड़े हाथ में, ये टाइम किलिंग बात हो गई। हम 1 घंटा कैसे आगे जाएं? हम जहां हमको 10 मिनट पहले पहुंचना है वहां हम 1 घंटे पहले तो नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए बहुत सारी मतलब मैं ये कहूँगी कि प्रशासन को भी इसमें बहुत कड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे, कैसे हम और भी अच्छा कर सकते हैं ट्रैफिक को, तो इसमें हम आते हैं अभी। ठीक है, तो अर्चना जी के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, इनके परिचय, इनकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के बारे में बता दूं कि अर्चना जी शिक्षाविद हैं और साथ साथ साहित्य में भी अच्छी खासी रुचि रखती हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव है साहित्य के क्षेत्र में। तो ये अध्यक्ष भी है मंथन की, और साथ ही साथ जो वरिष्ठ महिला काव्य मंच है उसकी भी अध्यक्ष हैं। तो साहित्य में भी इनकी अच्छी खासी रुचि है, इस पर भी हम बात करेंगे। अर्चना जी, आपको क्या लगता है शिक्षा का कितना रोल है इस पूरे जो अभी सिस्टम की बात करते हैं, यातायात सिस्टम को फॉलो करने की बात करते हैं, सिविक सेंस की बात करते हैं, नागरिकों के अपने जो अधिकार है उनकी बात करते हैं, इसमें शिक्षा का कितना रोल है, कितना अहम रोल है आपके हिसाब से? बहुत अहम रोल है संजय जी शिक्षा का इसमें, क्योंकि हम विद्यालय में केवल किताबी ज्ञान न देकर इस प्रकार की वर्कशॉप, इस प्रकार की सेमिनार अगर हम कराएं, जैसे हम हमेशा कराते रहते हैं कि ट्रैफिक नियम क्या है, किस प्रकार के जो साइन में आपको क्या करना है, फॉलो करना है, तो प्रायः अगर इस प्रकार की काउंसलिंग बच्चों की जाए, एक सब्जेक्ट रख दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें जैसे गवर्नमेंट इलेक्शन के समय एक पहल करती है, काउंसलिंग करती है ना, ये सब कन्विंसिंग होती है, तो उसी प्रकार इस चीज़ को हर वार्ड में काउंसलर है, उस काउंसलर के तहत अगर इस प्रकार की अवेयरनेस प्रोग्राम कहा जाए, अगर हम चलाया जाए विद्यालय में जाकर, स्कूल तो अपनी तरफ से करते हैं, पर जब ये चीज़ अगर प्रशासन की तरफ से आपके पास आती है ना कि आप इसको करिए, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से ये संदेश है, ये आह्वान है हमारी सरकार का कि हमारी जो इस प्रकार की मुहिम वो छेड़ें कि जितने भी स्कूलों में हैं, कम से कम 6 महीने में एक बार एक ट्रैफिक नियम को लेकर, भाई हेलमेट पहनना है बच्चों को, 18 साल के बच्चे बाइक नहीं चलाएं, जैसे हमारे स्कूल में भी करते हैं, 18 साल के जो बच्चे बाइक लाएंगे तो गार्जियन को बुलाएं। तो ये प्रशासन को भी ये होना चाहिए कि इस प्रकार की यातायात से संबंधित हो, ट्रैफिक नियमों से संबंधित हो, ये अवेयरनेस प्रोग्राम हर स्कूलों में कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं, बहुत चेतन बना सकते हैं। साथ साथ बच्चों के अंदर अगर ये ज्ञान कहीं ना कहीं हम अगर डालते हैं, इस ज्ञान को हम देते हैं उनको, अगर वो बच्चे ग्रहण करते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने जो उनके जो पेरेंट है, अभिभावक है, उनमें भी कहीं ना कहीं चेतना आएगी इस बारे में। और ये भी कहूँगी हमारे पाठ्यक्रम में यदि एक सब्जेक्ट मोरल वैल्यू के तहत इन सब, जैसे ट्रैफिक हो गया और भी प्रकार के जो हमारी कैसे हम चले रास्ते पर, इस प्रकार की एक सिलेबस बना दिया जाए, और इस सिलेबस को अगर रखा जाए तो एग्जाम उसका हो तो बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अर्चना जी सही कह रही कि सिलेबस के रूप में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम में होगा तो कम से कम मुझे लगता है 100% नहीं तो कम से कम 20, 30, 40% तो हमारे जहन में रहेगी कि यह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, हमारी यातायात व्यवस्था को ठीक दुरुस्त करने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अधिकांश, जब हमने अभी बात की अर्चना जी, मैंने ये बात इसलिए छेड़ी थी कि शिक्षा का जो रोल है वो बहुत अहम है। हमारे नागरिकों के अधिकार की बात करें या फिर हमारे नियमों की बात करें, जिसकी भी बात करें, उसमें शिक्षा का रोल बहुत अहम है। मगर मैं आपको बता दूं, ताज्जुब होगा कि कई बार हमने सुना है, मेरे पास ये आंकड़े नहीं है, मगर बहुत ज्यादा मैंने देखा है जो अनऑफिशियल जो आंकड़ों की बात कर रहा हूं, उसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही नियमों को तोड़ते हैं। बिल्कुल, आप कितना मानते हैं इस बात को? 100% सही है। जबकि जो इलिटरेट पर्सन होगा ना, वो सोचेगा कि हमें ऐसा नहीं करो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही ऐसे कर। अब आप मेरे सामने ही मैं देखती हूँ एक चीज़, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि 1-2 बंदे जा रहे हैं,
एक ने हेलमेट पहना है, पीछे वाला नहीं पहना है। तो एक पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्हें पकड़ लिया। अब सभी ट्रैफिक पुलिस उसी को देखने लगे, उसी के साइड से 3 सवार है, क्या बोलते बाइक में, तीनों ने हेलमेट नहीं, पर सर से निकल जाते, उनके ऊपर कोई नहीं। तो हम ये भी कहेंगे प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो ट्रैफिक पुलिस है उसको नियम सबके बराबर है, तो सबको क्यों नहीं इस प्रकार के नियमों का रोका जाता है, और सभी के लिए नियम बराबर होने चाहिए। ये थोड़ा सा हम लोग का यहाँ पर कहीं कहीं मैं गलती देखती हूँ। एक को पकड़ लिया, अब स्पीड लगा हुआ है, सपोज आपका 40 की स्पीड पे चलाना है, और आपके यंग जनरेशन देखते हैं, यंग स्टार देखते हैं कि भाई यहाँ तो पुलिस वाला कोई नहीं है, चलो 100 की स्पीड में चला के अपने दोस्तों को दिखा दो, तो वो निकल जाए 100 की स्पीड में। तो ये हमारे लिए, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम मतलब एजुकेटेड पर्सन है, फिर हम ये ब्रेक क्यों करते हैं। अब आपको एक बात, रात को मैं उधर आपका क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन है, उसके फ्लाईओवर है, 9 बजे के बाद क्या होता है उसमें उल्टा हम गाड़ी लेके वहां से आ रहे हैं, और इधर से सीधे ना जाकर राइट टर्न ले लिया गाड़ी में, क्योंकि वहां पुलिस नहीं। क्यों आपको पुलिस की जरूरत क्यों है? जब नियम बना गया कि यहाँ से नो एंट्री है, तो आपके जेहन में वो बात उतर जानी चाहिए। नो एंट्री मीन्स नो एंट्री, हम किसी हालत में यहाँ से नहीं जाएंगे। वो ब्रेक कर देते हैं, और यही होता है कि अचानक अगर स्पीड से गाड़ी, उसको तो पता है ये 1 वे है, वो फट से आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो इसी में टकराहट होती है और इसी में एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अर्चना जी ने जो कही ये बात सभी को पता है, और मुझे लगता है कि सभी को पता है, मतलब प्रशासन को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन, हम जो आम लोगों को पता है वो बात प्रशासन को पता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सिलीगुड़ी थाना के बिल्कुल सटा हुआ फ्लाईओवर है, जो कि चितरंजन फ्लाईओवर जिसका नाम था, मैं अभी नाम को शायद रिलोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, नाम पहले चितरंजन था, अभी तो उस फ्लाईओवर पर रात को जो बता रही है 9 बजे के बाद हर रोज नो एंट्री में को तोड़कर लोग वहां से आते हैं, और इसके कारण कई बार दुर्घटनाओं का भी सामना हुआ है। और टोटो, ऑटो और 2 व्हीलर की तो बात छोड़ दीजिए, 4 व्हीलर भी उसमें चूकते नहीं है नियम तोड़ने में। तो इस पर 4 व्हीलर चलाने वाले सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और नहीं 2 व्हीलर वाले भी पढ़े लिखे हैं, 4 व्हीलर वाले भी पढ़े लिखे हैं, और ये तो बेचारे पढ़े से उनको हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो, क्योंकि आजकल सेल्फ ड्राइव का जमाना है, और जो लोग खुद ड्राइव कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो सब कुछ जानते हैं, जानते बूझते हुए ऐसा करता है। इवन गाड़ी चलाते वक्त जो टेलीफोन पे बात नहीं करनी चाहिए, उसको तो मैक्सिमम दौर पे देखा जाता है कि, और उसके कारण दुर्घटनाएं होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। कुछ महीने पूर्व ही हमने भी एक वीडियो दिखाया था, जिसमें हमें पता चला था, बाद में उसका खंडन हुआ कि नहीं, वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो फोन पर बात नहीं कर रहा था, मगर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने फोन पे बात करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो ये तो रही हमारे जो पूरे सिस्टम है, जो यातायात सिस्टम है, इसको सुचारू करने के लिए जो आपने कहा, उसकी भी बहुत अच्छी जो आपने राय रखी वो भी अच्छी थी। आप लोग स्कूल के माध्यम से क्या क्या कर रही हैं, माने इस चेतना के लिए, कार्यक्रम के लिए? स्कूल में प्राय मैंने लास्ट ईयर ही एक कि पुलिस प्रशासन से बोल के मैंने एक अवेयरनेस करवाया था कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरत है। अच्छा, इसके बारे में ब्रीफिंग हुआ था, कमिश्नर आए हुए थे, तो ब्रीफिंग हुआ था, हमारे स्कूल में प्रोग्राम कराया था कि क्यों, व्हाई हेलमेट इज नेसेसरी, और कितने साल से के बच्चों को बाइक देनी चाहिए, बाइक चलाने के रूल रेगुलेशन आपके क्या हैं, आप ट्रिपल सवारी नहीं करें, इस प्रकार की बहुत सारी बातें थी। और ट्रैफिक के जो साइन है उसको भी लेकर बहुत बड़ा हम लोगों ने एक प्रोग्राम सेमिनार किया था, काफ़ी सक्सेस हुआ था, अप्रिशिएट हुआ था। देखिए प्रोग्राम करें आज और 2 दिन, एक दिन बहुत सुंदर तरीके से तालियां बजी, प्रोग्राम करे, परंतु जब तक उसका जेहन में अपने नहीं उतारेंगे और अपने दिमागों में उसे नहीं रखेंगे, आप लाख प्रोग्राम स्कूल से कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए पाठ्यक्रम में, सिलेबस के अंदर जितने भी अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ हैं, ये चीज़ आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। अभी न्यू शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यदि ये चीज़ भी अगर लाएं, मोरल वैल्यू तो आई गई, हमारी खेलकूद संबंधित चीज़ है, मोरल वैल्यू है, और अपनी भाषा में आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ अच्छी चीज़ आई है। पर उस अच्छी चीज़ के तहत अगर ये चीज़ भी अगर आ जाए कि हम एक नागरिक होने के नाते हमारा क्या क्या मूल कर्तव्य होता है, जैसे ट्रैफिक को लेकर हो गया, और भी हमारे साफ सफाई को लेकर हो गया, कचड़े को कहाँ फेंकना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ भी हमें इस चीज़ सिलेबस के अंदर अगर हो जाए तो। इससे बड़ी बात और एक बता दूं मैं आपको कि अगर आपको ये पता हो कि आपका अधिकार क्या है, जो एक नागरिक अधिकार की अगर हम बात करें, तो नागरिक अधिकार पर भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ना चाहिए, आपको
कुछ सेमिनार, जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें सेमिनार करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका अधिकार क्या है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जो पेडिस्ट्रियन है उनका अधिकार होता है कि उन्हें फुटपाथ चाहिए, उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग की आवश्यकता होती है, यह आपका अधिकार है। मगर कितने लोग इस अधिकार का उपयोग करना जानते हैं या कितने लोग इस अधिकार के बारे में बात करते हैं? हम जरूर ये रोना रोते हैं कि हमारा चालान कट गया, मगर हम ये कभी नहीं बोलते कि हमें चलने के लिए जगह नहीं है, हमारे जेब्रा क्रॉसिंग हमारे लिए बनाए गए, हमारे लिए सिग्नल नहीं है, इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि हम अपने अधिकार को ही नहीं जानते। अपने अधिकारों के बारे में भी क्या आपको लगता है कि इस तरह के सिलेबस के अंदर में तो है कहीं ना कहीं है, मगर पॉलिटिकल साइंस में है हमारा मूल बात करनी चाहिए लोगों को इसमें खुलकर, एकदम खुलकर बात करनी चाहिए कि हमें अपने अधिकार की। देखिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं निकल जाएगा। आप कमरे में बैठकर आप लेक्चर देंगे, आप ये करें, इससे कुछ भी नहीं। लोगों को जैसे चाय पर चर्चा है, प्रोग्राम करें, आज ये अपना प्रोग्राम करें आपने सिलीगुड़ी, नमस्ते सिलीगुड़ी, तो इसके माध्यम से बहुत लोगों को, आज मैं 30वीं शायद हूँ मैं, 30th ना, तो इसमें क्या होता है, लोगों को ना सुनकर समझकर कुछ सोचने का अवसर मिलता है, यह सचमुच हम लोग गलत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है नमस्ते सिलीगुड़ी, वाकई काबिले तारीफ है। और इस प्रकार से लोगों में भी कोई सेंस शायद जागे, और जगना भी चाहिए, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते सबसे पहला अपना कर्तव्य होना चाहिए कि हम कैसे नागरिक। जब अपने मन क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, मैं कैसा हूं, बोलते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। हम सबसे बुरे हैं, हम दूसरों को क्या सिखाएंगे, पहले हम सीखें। अब गाड़ी जा रही है, जेब्रा क्रॉसिंग बेचारे निकलने के लिए खड़े हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर 4 व्हीलर लाके खड़ा कर दिया, वो जाएगा कहाँ? ये तो इतना तो सेंस होना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग है फुटपाथ के लिए जाने के लिए। दोनों में ही सेंस नहीं है ना, तो गाड़ी वाले में ना पेडेस्ट्रियन में, उसको भी नहीं पता कि उसको कहां से जाना, उसको भी पता। जिस समय ग्रीन सिग्नल होता है गाड़ी जाने के लिए, उस समय वो हाथ दिखाकर क्रॉस करता। हाँ, ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ की गलती है। इसमें कहीं ना कहीं अपना अधिकार, अपनी जो चेतना है उसको जगाना बहुत आवश्यक है मुझे लगता है। और आपने जो कहा कि हमारे इस कार्यक्रम की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चर्चा शुरू हो गई है, सुगबुगाहट शुरू हो गई। कल ही हमने एक पोस्ट डाला था एक संस्था के बारे में, और मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी एक पेड़ को लेकर आप जरिया मत बनाइए फोटो सेशन कराने का। आप उसका रखरखाव कीजिए, 1 साल उसका भरण पोषण कीजिए, पूरी तरह से उसको सुस्त दुरुस्त एक पेड़ बनाइए, एक पौधे को पेड़ बनाने तक का संकल्प लीजिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं आपका यह जो पेड़ लगाने का जो अभियान है या पर्यावरण को बैलेंस करने का जो अभियान है यह सफल होगा। तो कल रात को मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसके बाद उस पोस्ट के अंदर में मुझे देखकर खुशी हुई कि लोग काफी सचेत हो गए। उसमें लोग लिख रहे हैं, उस संस्था को लोग लिख रहे हैं कि आपने ये जो किया है, अगर आपने सिर्फ महज फोटो के लिए किया तो ऐसा मत कीजिए, आप इसकी देखरेख कीजिए। ऐसे कई कमेंट उस पोस्ट के अंदर में मैंने देखे हैं। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को काफी सीरियस ले रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि यह कार्यक्रम जो हमारा कार्यक्रम है अमृत भोग राइस का और खबर समय के जो प्रस्तुति है नमस्ते सिलीगुड़ी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपके अंदर में, थोड़ा बहुत नहीं बहुत करेगा, कंटिन्यू चलाइए, जागृति ला रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ बदलाव हो रहा है, और इतने से बदलाव में ही मुझे काफी खुशी हो रही है। लेकिन हाँ, बदलाव की और आवश्यकता है। तो अर्चना जी, अगर हम बात करें सिलीगुड़ी शहर जो पुराना शहर है, आप भी लगभग 35 साल से यहाँ पर आ चुके हैं, आपने देखा है, आप जहां तक मालूम है छत्तीसगढ़ से आप है। छत्तीसगढ़ और सिलीगुड़ी का खैर तुलना नहीं की जा सकती, मगर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर किसी शहर का नाम आता है, किसी शहर के बारे में चर्चा होती है, तो वह है सिलीगुड़ी। बड़े स्पीड में, बहुत रफ्तार में इसकी ग्रोथ हो रही है, बावजूद इसके सड़कें उतनी की उतनी है, सड़कें नहीं बढ़ी, ना कोई ऑप्शन मिला कि आज देखिए जनसंख्या बढ़ी, गाड़ियां बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, लेकिन वैकल्पिक तौर पर आपको लगता है कि यहां और सड़कें या फिर फ्लाईओवर या फिर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए? इसके बारे में सरकार को भविष्य की कल्पना करके करना चाहिए। बहुत जरूरत है संजय, यहाँ पर फ्लाईओवर फुट ओवर जो बना होना चाहिए, क्योंकि मैं 35 साल पहले जब सिलीगुड़ी में आई थी तो मुझे ये देखकर लगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पहला स्टेडियम बना था, यहाँ के लोग इतने एक्साइटेड, वाह फुटबॉल ग्राउंड बन गया, और हम लोग भी खुश हो गए कि सिलीगुड़ी में यहाँ फुटबॉल मैच होने वाला था, शायद किसके बीच में था फुटबॉल मैच, तो होने वाला, तो बहुत एक्साइटेड लोग। और सिलीगुड़ी का नाम तब से जाने लगे फुटबॉल के लिए, सिलीगुड़ी में कंचनजंगा स्टेडियम। अब लोग धीरे धीरे करके इस्कॉन मंदिर बना, मैं सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर, लोग जब आए घूमने के लिए, कहाँ घुमाने ले जाए, चलो इस्कॉन मंदिर ले गए।
और इसके बाद धीरे धीरे 2-3 मॉल बने, कुछ बन गया। परंतु सिलीगुड़ी के अंदर बनाने के लिए देखिए अगर प्लानिंग की जाए ना, बहुत कुछ है। और सिलीगुड़ी अगर कोई जाता है तो बोलेंगे हाँ सिलीगुड़ी में कुछ नहीं है, मिरिक है, दार्जिलिंग है, क्या भूटान है, आसपास बहुत कुछ ब्यूटी है। और यही ब्यूटी हम सिलीगुड़ी में ला सकते हैं अगर हम चाहें, अगर प्रशासन चाहे तो। अब आपको विश्वास, जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो महानंदा के दोनों साइड में आप देखेंगे खाली जगह है, खाली जगह। अगर उसको यूटिलाइज करके ब्यूटिफिकेशन किया जाए, थोड़ा दिमाग, देखिए इंजीनियरिंग थोड़ा करके, वो जो जगह यूज नहीं हो रही है उसको सुंदरता से परिपूर्ण कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 फिर हम लोग अब जमीन लेना है, कहाँ जाए, तो फिर देखिए इस साइड में गए, क्या बोलते हैं, चंपासरी साइड में, तो पूरा जंगल, हट ऐसे जंगल में कौन रहेगा। अब उसमें अभी जाइए तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ सिलीगुड़ी की हुई है, परंतु सड़कों की ग्रोथ नहीं है। फ्लाईओवर एक हमारे स्कूल के पास में क्या नाम उसका, बर्धमान रोड में बन रहा है, तो 5 साल से बन ही रहा है। तो ये गति जो हमारे प्रशासन की है बनाने की, क्षमा कीजिएगा, बहुत धीमी है। मैं तो स्पष्ट बोलने वाली हूँ, ठीक है। ये धीमी गति को थोड़ा अगर हम स्पीड कर ले, हाँ। कछुआ के चाल में ना करके खरगोश के चाल में चलें तो लोगों को भी असुविधा का सामना ना करना पड़ेगा। और बहुत सड़कों को चौड़ी करने की जगह, और अभी दार्जिलिंग मोड़ आप देखिए, दार्जिलिंग मोड़ में मतलब कभी कभी आपको विश्वास नहीं हुआ संजय जी, मैं स्कूल से जब जाती हूँ तो गाड़ी को मैं रास्ते में छोड़ देती हूँ, क्योंकि 20 मिनट लग जा रहा है मेरे को जाने में। ड्राइवर को बोलती हूँ तुम गाड़ी लेके आओ, मैं पैदल चली जाती हूँ। मैं पैदल जाके ड्रेस चेंज करके रहती हूँ, उसके बाद होता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसकी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी कि सड़कों को देखिए हम तो तोड़ नहीं सकते हैं ना, परंतु प्लानिंग की जरूरत है। जैसे बहुत जोर जबरदस्ती करके जो लोग बस गए हैं, अतिक्रमण करके रहे हैं, तो उसको तो देखिए आप हमारे घर में हो और हमारा घर को जब हम खाली करने को बोलेंगे तो खाली तो करना ही पड़ेगा। ये सब भी देखने की जरूरत है सरकार को। किसी के कारण माने किसी 1, 2, 3, 4 व्यक्तियों के कारण पूरे शहर को कष्ट हो, ऐसा होना कदाचित मुझे लगता है कि सही नहीं है। इसे ठीक करना भी कहीं ना कहीं प्रशासन के जिम्मेदारी में आता है, और लोगों को संतुष्ट करना और एक अच्छा और माने स्वस्थ शहर देना या परिकल्पना करना उसकी, मैं नहीं कहता कि अभी ही होना चाहिए ऐसा, हमारी ये डिमांड नहीं है, मगर ऐसा आशा की जा सकती है। हम चर्चा कर सकते हैं कि हाँ, इसको हम आने वाले भविष्य के लिए 20 साल 25 साल के लिए हम ये तय करें, ये सुनिश्चित करें कि हमारा शहर भी कहीं ना कहीं जितना उसका नाम है, जितना उसका हमारे मानचित्र में, हमारे जो देश के मानचित्र में जिस तरीके से देखा जाता है सिलीगुड़ी को, चाहे टूरिज्म के मामले में देखा जाता हो या टिम्बर के मामले में देखा जाता हो, या फिर जिस भी सेक्टर के बारे में आप सोचते हैं, सिलीगुड़ी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिनी इंडिया है। अगर इस बात को मैं अर्चना जी से कहूं, आप साहित्यकार है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हर जाति धर्म विशेष के लोग यहाँ रहते हैं, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। और अच्छा खासा ग्रोथ भी जो है वो इसी कारण से है कि कोई भी जिस जगह के रहने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो वहां की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बांटा जाता है। तो अर्चना जी, इस पूरे मामले पर कभी आप लोगों ने माने किसी प्रशासन या इससे बात की है, क्योंकि आप लोग भी सहोदय कॉम्प्लेक्स से हैं और आप लोगों की जो इतनी सारी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स की बहुत सारी बसेस भी हैं जो रन करती है सिलीगुड़ी शहर में, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी होती हुई, तो आप लोगों ने क्या इसको लेकर बात की है कि हाँ कुछ ऐसा परिकल्पना होनी चाहिए या हमें भी सुविधा चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे घंटों घंटे जाम में फंसे रहते हैं तो उन्हें भी तकलीफ होती है कहीं ना कहीं। ये तो सही बात है। और जो बड़े स्कूल है जिनकी कम से कम हजारों बसें हैं, और कभी कभी तो उन बसों के कारण भी जाम पड़ जाता है, क्योंकि बस हार्ट ऑफ द सिटी में स्कूल है, मेन जगह स्कूल है, तो कभी कभी इतनी बस कतारें निकलती, उन बसों के लिए भी काफ़ी जाम हो जाता है। या तो उनका रूट चेंज किया जाए या फिर उस समय मतलब ट्रैफिक थम सा जाता है, समझ लीजिए, काफ़ी होता है, क्योंकि होगा भी, अब इस शहर में स्कूल है और उस समय होता है।
तो उसमें देखिए हमारे सौदे कम्प्लेक्स में इस प्रकार के हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हमारी मीटिंग होती है, और ये प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए हमारा इस प्रकार से कोई हम लोग का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रशासन का मामला है। और इसको लेकर स्कूलों में हम अवेयरनेस हम लोग जरूर कर सकते हैं और करते भी हैं, सभी स्कूल करते हैं, अपने अपने स्कूलों में अपने अपने तरह से अवेयरनेस होता है कि बच्चों में सिविक सेंस जगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये होता है। परंतु ये हम लोग प्रशासन पर छोड़ दें, और मुझे उम्मीद है कि अभी धीरे धीरे प्रशासन आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है, दे रहा है, दुरुस्त है, कर रहे हैं कोशिश, जितनी स्पीड से करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात है, जब आप सेवक रोड और हिलकट रोड में पहले इतना जाम नहीं देखा जाता था, अभी क्या हो गया, जितने ऑनर है उनकी एक एक दो दो गाड़ियाँ, ये आप देख रहे हैं ऑनर की तो गाड़ी है। अब हम जब अपने मार्केटिंग के लिए जाते हैं, अपनी गाड़ी हम कहाँ रखेंगे, हमारे लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो या तो प्रशासन को ये कर दे, कोई हमारा एक तो वो बना दे, क्या बोलते हैं, निश्चित एक प्लेस बना दे, पार्किंग लॉट बना दे, तो हम अपनी गाड़ी यहाँ रख दे, या दुकान वाले जो दुकान मालिक है वो अपनी गाड़ी वहाँ पर रखे। तो इस प्रकार की कोई प्लानिंग तो जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो इस प्रकार की। और एक चीज़ और आप भी देखेंगे, ख्याल करो, हंसी भी आता है मुझे, आपकी दुकान जितनी है उससे 2 किलोमीटर आगे आपका दुकान का सामान फैला हुआ है, फुटपाथ कवर कर लिए। तो फुटपाथ कवर करना भी एक प्रकार की ट्रैफिक की समस्या को आह्वान करता है। पेडेस्ट्रियन फिर रोड पे चलते हैं, कहाँ चलेंगे, तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार की ये भी एक काफ़ी समस्या है। और सिलीगुड़ी के डेवलपमेंट के विषय में बात करें तो 35 साल से आप आज का जो सफ़र है, इतना मतलब अद्भुत मैंने नहीं देखा, इतनी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला ये शहर सिलीगुड़ी बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ सिटी है, बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ता हुआ शहर है, और बहुत तेजी से ग्रोथ भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर ब्रांड, हर किस्म का ब्रांड आपको उपलब्ध मिलेगा। बहुत कम समय में ये ख्याति सिलीगुड़ी ने प्राप्त की है, और हर दिन नया कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है सिलीगुड़ी के साथ। अगर मल्टीप्लेक्सेस की भी बात करें तो मुझे लगता है एक या 2 ब्रांड छोड़ के सारे ब्रांड यहाँ पर आ चुके हैं। कपड़े के हर ब्रांड आ चुके हैं, वस्त्रों के बारे में अगर हम आभूषणों की बात करें सब ब्रांड है, खाने पीने की चीजों में भी हम देखेंगे तो बड़े से बड़ा ब्रांड यहाँ आ चुका है। सिलीगुड़ी के शहर के जो लोग थे पहले कल्पना करते थे कि भाई हमें ये खाना है वो खाना है, अभी हर ब्रांड यहाँ उपलब्ध है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हर ब्रांड मिल जाएगा। तो यह हमारा सौभाग्य है, मगर कहाँ हमें अड़चने आ रही है उसके बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ अगर हमें चलने की जगह न मिले, हमें रेंगना पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए विकास जो हुआ है या फिर जो विस्तार हुआ है सिलीगुड़ी का, जो ग्रोथ हुई है, वह कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदाई बनकर उभर जाता है। क्योंकि हम यहाँ से हमें अगर एक मल्टीप्लेक्स जाना हो तो हम अगर सही टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो हमारी मूवी छूट जाएगी, अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो। और अगर सही टाइम पे हम फ्लाइट न पकड़ पाए तो कहीं ना कहीं फ्लाइट छूट जाएगी। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है। खैर वो समय अलग था, उस समय शायद काम चल रहा था बागडोगरा के रास्ते में, तो बहुत बुरा हालत हुआ था, मेरी फ्लाइट छूट गई थी। तो खैर ये एक दुख का विषय बन जाता है। ये अपने अपने लेवल में सभी कोई फील करते होंगे कि कैसे ये समस्याओं से जूझते हैं हर रोज। हम आम नागरिक हर रोज जब सुबह उठते हैं, जब हम अपने गंतव्य के लिए निकलते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, तो हमें कहाँ कहाँ जूझना पड़ता है, किन किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, ये शायद शासन प्रशासन में बैठे लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है उन्हें कहीं ना कहीं समझने की भी आवश्यकता है। उन्हें भी हमारी तरह कम से कम एक दिन रास्ते पर निकलकर हमारी तरह आम लोगों के जीवन को जीकर देखना चाहिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हमारी जो परेशानी है वह कितनी वास्तविक परेशानी है। हम नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें वास्तविक चीजों से जो जरूरतें हैं उन्हें आप पूरी कर दे तो हमारे लिए जीना काफी आसान हो जाएगा। यही सोचकर हम ये कार्यक्रम चलाते हैं और इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे जब तक कि थोड़ी भी हमें यह ना लगे कि काम शुरू हो चुका है। यही मकसद के साथ हम बढ़ रहे हैं। अर्चना जी, बात बैलेंस की हो, जब अगर हम बात करें कि जो हमारा सिलीगुड़ी शहर हरा भरा शहर था, आज कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है उसमें, तो इसको बैलेंस के लिए आपको क्या लगता है कि क्या पहल होनी चाहिए हमारे? देखिए संजय जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप उन्नयन भी चाहोगे और दूसरी तरफ आप सोचोगे कि ये हरे भरे पेड़ कट रहे हैं, दर्द इसका होता है, दर्द का भी समाधान है। हर इंसान यदि एक वृक्ष लगाए, ऐसा वृक्ष जो बड़ा होकर आपको छाया दे, कोई वृक्ष फूल पौधे का लगाने का बात नहीं कर रही मैं। अभी हमारे शहर के उन्नयन के लिए अभी जो हमारा फ्लाईओवर बन रहा है, कितने पेड़ कटेंगे, हजारों। दर्द होता है कि इतने पेड़ कट रहे हैं, परंतु खुशी इस बात की है कि हमारा शहर प्रगति की दिशा में अग्रसर हो रहा है। परंतु इसके पीछे ये नहीं है कि हम कुछ हाथ पे हाथ धरे बैठे हम कुछ करें नहीं।
हम हर इंसान यदि पेड़ लगाता है तो आज से 5 साल 10 साल बाद फिर वही हरा भरा शहर हमको दिखलाई देगा। इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है, परंतु हम अपने कर्तव्य बोध से पीछे नहीं हट सकते हैं। हर इंसान केवल जैसे आपने बोला ना कि पेड़ लगा दिए, चारों फोटो खिंचा लिए, चलिए फॉर्मेलिटी, यही हो रही है। संस्था लगा दी, उसके बाद वो पेड़ मरा, वो पेड़ बचा, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये जो मानसिकता हमारी है कि हम केवल मीडिया में आने के लिए हम करें, ये नहीं। हमने जो मुहिम छेड़ी है एक वृक्ष को बड़ा करने की, जैसे हमारे विद्यालय में जितनी छोटी जगह है, हर बच्चों को एक एक पेड़ लाओ, तो वो लगाता है और पेड़ों के महत्व को समझ, क्यों आपका प्लांट आपके लिए जरूरत है, प्लांट आपको क्या दे रहे हैं, क्यों चाहिए, आज की ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। इस प्रकार की अगर हम मुहिम छोड़े तो मेरे ख्याल से अभी जो विकास हो रहा है और वो विकास निरंतर चलेगा, हरा भरा विकास होगा, वो निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो अर्चना जी बता रही है कि हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है और ये दिल से लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बातें करें और एक दिखावे के तौर पे करें तो मुझे लगता है कि उसका परिणाम भी आप जानते हैं कि आने वाला भविष्य जो है, जब हम बच्चों को फोटो तस्वीरें दिखानी पड़ेगी कि ये था आम का पेड़, ये था बरगद का पेड़, ये था पीपल का पेड़, ऐसा करना पड़ेगा हमें। कहीं ना कहीं उन फोटो से ही हमारे बच्चे समझ पाएंगे कि हाँ, एक समय में डायनासोर हुआ करता था, वैसे एक समय में पेड़ हुआ करते थे और आज ये पेड़ नहीं दिखते, क्योंकि वो बूढ़ा बरगद जो है हमारे कहीं ना कहीं बहुत काम आता है। छांव भी देता है हमें, ठंडी छांव देता है, हमारे रक्षा करता है, हमारा जो पर्यावरण है उसको बैलेंस करके रखता है, पानी को बैलेंस करके रखता है, हर चीज को बैलेंस करके रखता है। तो इनका कहीं ना कहीं महत्व है। तो आपको ये भी बता दो, मेरी छोटी सी छत है, पर तो मुझे गार्डनिंग का इतना शौक है ना, पूरे छत में मेरे हरा भरा, कभी आपको आने का मौका मिल देखिएगा, पूरी छत मेरी हरी भरी है। जाके आप 2 मिनट वहाँ बैठ के इतना सुकून मिलेगा कि ये चीज़ अपनी अंदर इनर फीलिंग होनी चाहिए कि हम क्यों पेड़ लगाएं, क्योंकि हमको शाम को जाकर वहाँ पर बैठ के कुछ शुद्ध हमारा ऑक्सीजन, रिलैक्सेशन मिले, ऑक्सीजन भी अच्छी मिल रही है। तो हर इंसान अगर ये समझे तो मेरे ख्याल से पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और बहुत सुंदर सिलीगुड़ी है ही सुंदर, और बहुत सुंदर है सिलीगुड़ी। अगर हम देखें अपनी आंखों से, अगर हमारी आंखों से हम अच्छा देखना चाहे तो हमें अच्छा ही दिखेगा और वाकई में सिलीगुड़ी अच्छा है। थोड़ी सी और हमें इसकी सुंदरता को में थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी साफ सफाई को ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ी ग्रीनरी पर मतलब पर्यावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वाकई हमारा जो खूबसूरत शहर है और भी खूबसूरत होगा। मुझे लगता है कि हम दूसरे जगह जो घूमने जाते हैं वहां से आकर बोलते हैं कि वाकई वो अच्छा था, तो उस अच्छाई को हम यहाँ पर भी ला सकते हैं, क्योंकि अच्छाई हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ उसे बाहर लाना है, बस इतनी सी कमी होती है। और हमारा जो धर्म है, पत्रकारिता का जो धर्म है, खबर समय का जो उसूल है, वह यही है कि हम चाहते हैं कि कम से कम बदलाव आए। हम बदलाव के लिए ही आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमारी बातें बुरी भी लगती है, बहुत सारे लोग हमें ताने भी मारते हैं कि आप क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ये क्यों दिखाते हैं, मगर हम किसी की सुविधा के लिए नहीं आए हैं। हम पूरे जो हमारा जो बदलाव है, जिस बदलाव की सुविधा का उपभोग सारे सिलीगुड़ी वासियों को मिलेगा या सारे समाज को मिलेगा, उस सुविधा के लिए आए। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की सुविधा के लिए हम यह कार्यक्रम नहीं चलाते हैं, और ना ही हमारा यह खबर समय किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की सुविधा के लिए या उसके बखान के लिए बना है। इसलिए हम कार्यक्रम ऐसे ही चलाते रहेंगे। और इस कार्यक्रम में भी हम जैसे बात कर रहे हैं, जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनसे बता दूं कि हमारे साथ आज की जो मेहमान है वो अर्चना शर्मा है, और जो कि प्रधानाचार्य हिंदी बालिका विद्यालय की और साथ साथ साहित्यकार है। इनका जो प्रोफाइल है वह भी काफी बड़ा है। सह सचिव है, जॉइंट सेक्रेटरी है सहोदय कॉम्प्लेक्स की, जो कि सीबीएसई विद्यालयों का अपना एक संगठन है, और अध्यक्ष है साहित्य के एक मंच की जिसका नाम है मंथन, और वरिष्ठ महिला काव्य मंच से भी जुड़ी हुई है। एक कविता भी सुनेंगे इनसे अर्चना जी से। उससे पहले अर्चना जी, एक थोड़ा सा मुद्दा है, क्योंकि आप शिक्षाविद है, आप विद्यालय से जुड़ी हुई हैं और सीबीएसई से भी जुड़ी है। बीच में कई मुद्दे ऐसे उठे थे कि स्कूलों में फीस की अधिकता, फिर आपको किताबें यहीं से लेनी पड़ेगी, आपको यूनिफॉर्म यहाँ से लेना पड़ेगा, आपको जूते यहाँ से लेने पड़ेंगे। मैं सारी स्कूलों को दोष नहीं दे रहा, अधिकांश स्कूलों में ये मुद्दे चलते हैं। क्या कहेंगे आप? व्यवसाय बन चुका है या अभी भी कहीं ना कहीं रोका जा सकता है इसको?
देखिए, ये तो मैं पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है, शिक्षा के स्तर नहीं कर सकती हूँ, कह सकती हूँ मैं। और जहाँ रही यूनिफॉर्म ये सब अपने स्कूल से लेने की, बहुत से स्कूल करते हैं, तो शायद यहाँ बहुत सिमिलरिटी होना चाहिए। शायद बहुत से स्कूल का ये मानना है कि इसमें मतलब शेड में अंतर ना हो, है ना, एक प्रकार की इक्वलिटी हो। इसी प्रकार शायद बहुत से स्कूलें करते हैं। हमारा छोटा सा स्कूल है, इसलिए हम शायद इसमें सक्षम नहीं हो सके हैं या करना नहीं चाहते हैं। आप लोग तो डिस्काउंट भी दे रहे हैं बुक्स में। हाँ, बहुत। हमारा तो मैनेजमेंट का हमारा डिसीजन, तब ने काफ़ी डिस्काउंट दिया, 31% हमारा डिस्काउंट था बुक्स में। तो वो है, पर तो अब इसके लिए व्यवसायीकरण नहीं हो सकता। शिक्षा कभी व्यवसायी नहीं हो सकती है। अगर हाँ, ये लोग, अगर कोई भी स्कूल वाले यदि शिक्षा को व्यवसाय अगर समझने लगे, तो बहुत दुखद स्थिति है समाज की, कि एक शिक्षा एक ऐसा प्रखर ज्योति है जो लोगों को ज्ञान का प्रकाश देती है, और वही शिक्षा स्थल में यदि व्यवसायीकरण कर दिया जाता है, तो बहुत दुख की स्थिति होती है हम जैसे लोगों के लिए, कि हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम उसमें आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ये दुख की बात होती है। वो तो रहा ही है, आपको तो लग ही रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हो रहा है, परंतु मैं इस बात पे तो कमेंट कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर स्कूल की, मैं भी शिक्षा से, हर स्कूल की अपनी अपनी रूल रेगुलेशन कहना चाहिए ना। लोगों का अपना मैनेजमेंट है, लोगों की अपनी मानसिकता है लोग, क्योंकि अब नो प्रॉफिट वाले सब स्कूल तो नहीं हो सकते हैं ना। अब बहुत से स्कूल तो प्रॉफिट के लिए चल रहे हैं, बहुत से स्कूल है नो प्रॉफिट है, बेटर एजुकेशन देने के लिए बहुत कम स्कूल है जो कम प्रॉफिट करके बेटर एजुकेशन दे। उसमें बहुत कम स्कूल है और बहुत लोग शायद प्रॉफिट वाले हो सकते हैं। तो ऐसे इसके लिए मेरा कौन स्कूल कैसा है, इसमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। अपने अपने मैनेजमेंट की अपनी अपनी रूल रेगुलेशन, अपनी अपनी मानसिकता। सरकारी स्कूलों का उत्थान या उसमें शिक्षा का जो स्तर है उसको और बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, ढांचागत सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि अगर वहां थोड़ा सा प्रेशर अगर सरकार दे, तो कहीं ना कहीं ये जो निजी स्कूलों का जो वर्चस्व है, या यूं कहें कि व्यवसायीकरण के तौर पे उभर गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं लगाम लगेगी? इसमें 2-4 पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी। रही सरकारी स्कूल की बात, सरकारी स्कूल के टीचर्स की सैलरी सरकार प्रशस्त देती है, बहुत अच्छा। सरकारी स्कूल में एक बच्चे के लिए सरकार कम से कम 2 से 2,500 हजार रुपये खर्चा करती है। आप ये अंदाजा लगा लीजिए, उनको ड्रेस देना, उन्हें खाना देना, उन्हें पुस्तक देना, सब कुछ होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? पर अगर सरकारी स्कूल में इतनी सुविधा आप बच्चों को दे रहे हैं, तो थोड़ी सी नॉमिनल फीस लेकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दीजिए। तो कोई, अगर देखिए, क्यों लोग, आपके मेरे बच्चे क्यों सरकारी स्कूल में हम लोग नहीं भेज रहे हैं? चाहते हैं भेजना, परंतु वो पढ़ाने के स्तर ही कुछ नहीं है। जिस दिन सरकारी स्कूल में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देगी, उस दिन लोग आपके प्राइवेट स्कूल में जाने वाले नहीं है, क्योंकि हमें कम पैसे में बेटर एजुकेशन सरकार दे रही है। क्यों जाएंगे? तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। आप सैलरी इतनी ज़्यादा दे रहे हो टीचर्स को, जहाँ हमारे प्राइवेट स्कूल बेचारे इतने खटते हैं टीचर लोग, हम सैलरी नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम कैपेबल नहीं हैं। आपको आश्चर्य की बात और एक बता दूं कि मुझे जहाँ तक एक इनपुट मिला है कि जो शिक्षक जिनकी आप बात कर रहे हैं, प्रशस्त सैलरी, जिनको एक अच्छी बड़ी मुफ्त रकम देते हैं सैलरी पढ़ाने के लिए, उनके बच्चे भी, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनके बच्चे भी उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उसको पता है। बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर हैं, बड़े से बड़े सरकारी अफसर हैं या बड़े से बड़े नेता हैं, जिनके बच्चे आज भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वह कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। क्यों भेजेंगे सरकारी? क्योंकि उन्हें पता है कि क्या यहाँ पर दशा है अब सरकारी स्कूल में, जहाँ पर प्रत्येक स्पेलिंग को भी गलत पढ़ाया जाता है। तो सरकार ही है। मैं सरकार को ही दोष देने खुले, हाँ आपको सरकार दोष रही। सरकार जब अच्छी सैलरी देते हो तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं देते? आप सरकारी स्कूल में, अभी कोई 1-2 सरकारी स्कूल का नाम नहीं लूंगी, आप जाइए वहाँ की बाथरूम की व्यवस्था देखिए आप, मतलब वहाँ आप जा नहीं पाएंगे, बच्चे कैसे जा रहे हैं? आप जहाँ पर हमारे सीबीएसई स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे ही बैठना, एकदम सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन, हार्ड एंड फास्ट रूल, हम 40 से ज़्यादा बच्चे ले नहीं सकते हैं। सरकारी स्कूल में एक क्लास में 250-300 बच्चे बैठे हुए हैं। आप क्या 40 मिनट 1 घंटे के पीरियड में क्या टीचर उसको पढ़ाएगा? कितने देर उसका अटेंडेंस लेगा और क्या समझाएगा? तो कहाँ है ग्रोथ? और हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम, तो ये हमारे स्कूलों में आज आप अगर जाकर देखें, हमारे सिर्फ यहाँ की बात नहीं करूँगा, आप बहुत सारे ऐसे स्कूल है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ के स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है, और शहर के बीच में भी मैंने देखा है, मेरे इलाके में ही है, 5 नंबर वार्ड में एक स्कूल है जिसमें कि बारिश के समय में पूरा नीचे पानी भरा रहता है, जिसमें बच्चे और शिक्षक उसी में पढ़ाने को मजबूर है। ऐसे बहुत सारे स्कूल है। यह खैर आम बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, ये सभी को मालूम है।
इस बात पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ मुझे प्रूफ देने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ों के प्रूफ नहीं होते हैं, ये आप भी जानते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो वाकई में अगर हम मुंह से भी बोले तो उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, सभी को पता होती है। तो खैर हम काफी देर तक अर्चना मैम से बात कर रहे थे। मैं अर्चना मैम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रधानाचार्य शिक्षिका है। शिक्षिका जो है वह समाज को एक भविष्य देते हैं, एक सुनहरा भविष्य देने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे हैं उन्हें संवार कर, उनके भविष्य को संवार कर हमें देते हैं, इस समाज को देते हैं, ताकि ये समाज एक नया सूर्योदय देखे हर दिन। क्योंकि हम हर दिन उठते हैं और हर दिन एक सोच के साथ हम अपने गंतव्य तक जाते हैं, यह सोचकर जाते हैं कि हाँ आज हम कुछ बदलेंगे, हमारे अंदर कुछ बदलाव होगा, साथ साथ 10% का हम समाज को भी बदलाव करने की कोशिश करेंगे। तो अर्चना जी, आज का काफी देर तक हमने बातचीत की, चर्चा की। अगर आपके जहन में कोई भी बात हो जो आप सीधे तौर पे हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं, जो हमेशा मैं कहता हूं, तो आप नमस्ते सिलीगुड़ी कह के कह सकते हैं। खबर समय द्वारा ये जो चलाई गई मुहिम है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं सिलीगुड़ी वासियों से केवल इतना कहना चाहती हूँ कि यदि आप प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों को सही रूप से पालन करें तो, और ये हमारा ये शहर सिलीगुड़ी सुंदर तो है ही, और भी सुंदर हो जाएगा। इसी प्रकार आप हर नियमों का पालन करिए और सिलीगुड़ी को और भी उन्नत और हरा भरा बनाइए। सुंदर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी कोई भी आपको मतलब समस्या लगे तो अपने जो शिक्षाविद हैं उनसे जाकर आप कम्युनिकेट कीजिए, बात करिए। आपके स्कूल में जो जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसको मिलिए। और रही सिलीगुड़ी के विषय में बात, तो सिलीगुड़ी प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है, परंतु तो उसको आप सहयोग देने की ज़रूरत है। गाड़ी पार्किंग में सही जगह में लगाइए, हेलमेट पहन के चलाइए, सीट बेल्ट का उपयोग कीजिए, मोबाइल में बात करते समय गाड़ी मत चलाइए। बस यही बहुत से सिविक सेंस है जो आम जनता को सबको पता है, परंतु ये क्या होगा बोल के अगर आप कर जाओगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये होगा और इसे होना चाहिए और ये हम करके रहेंगे। ये बात अगर आप मन में कर लेंगे ना तो देखिए सिलीगुड़ी छोटा सुंदर प्यारा सिलीगुड़ी सबके मन को भाए है और भी भाने लगेगा और भी सुंदर हो जाएगा। तो आप 4 लाइनें कुछ सुना दीजिए। हाँ, साहित्य की बात है तो सुनाएंगी। जहाँ सिलीगुड़ी की बात हो रही है संजय जी और मैं कुछ बोलूं नहीं तो ये तो कैसे हो सकता है। तो मैं 4 लाइन आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगी। सिलीगुड़ी, मेरी जो कविता है सिलीगुड़ी, छोटा सुंदर प्यारा सिलीगुड़ी सबके मन को भाए, सुंदर प्यारा शहर सिलीगुड़ी सबके मन को भाए, एक बार जो आ जाए यहाँ लौट के फिर ना जाए। सुंदर प्यारा सिलीगुड़ी सबके मन को भाए, रहते मिलजुल लोग यहाँ सबको गले लगाए, हर धर्म संभाव के लोग रहते हैं, रहते मिलजुल लोग यहाँ सबको गले लगाए, छोटा प्यारा सिलीगुड़ी सबके मन को भाए। शहर है सुंदर सिलीगुड़ी, अरे हाँ शहर है सुंदर सिलीगुड़ी और सुंदर इसको करना है, थोड़े नियम और कानून का बस पालन हमको करना है, प्रशासन के नियमों को दिल से तुम लगाओ, छोटा सुंदर सिलीगुड़ी सबके मन को भाए। विकट समस्या ट्रैफिक की, विकट समस्या ट्रैफिक की कैसे हो इसका निदान, घंटों फंस के ट्रैफिक में पथिक हुए परेशान, घंटों फंस के ट्रैफिक में पथिक हुए परेशान, करे पालन ट्रैफिक नियमों का, करे पालन ट्रैफिक नियमों का तो सब संभव हो जाए, छोटा प्यारा शहर सिलीगुड़ी सबको सबके मन को भाए। रूप देख महानंदा का, रूप देख महानंदा का सोचू क्या है आज विकल्प, हाथ बढ़े कई संस्था के करने इसका कायाकल्प, हाथ बढ़े कई संस्था के करने इसका कायाकल्प, रूप अपनी महानंदा का फिर पहले जैसा हो जाए, सुंदर प्यारा शहर सिलीगुड़ी सबके मन को भाए। शाम के समय सिलीगुड़ी कैसा होता है देखिएगा, हर नुक्कड़ में सजी हुई है, हर नुक्कड़ में सजी हुई है फास्ट फूड की दुकान, हर नुक्कड़ में सजी हुई है फास्ट फूड की दुकान, मोमो बना है मानो आज सिलीगुड़ी की पहचान, छोटे मोटे रोजगार से लोग घर अपना है चलाए, सुंदर छोटा पर प्यारा सिलीगुड़ी सबके मन को भाए, एक बार जो आए यहाँ फिर लौट के वो ना जाए, फिर लौट के वो ना जाओ। जैसे अर्चना जी खुद यहाँ आई हैं और लौट के नहीं गई हैं, 35 सालों से यहीं बसी हुई हैं और हम सब भी यहीं रहते हैं और हमारा यह सिलीगुड़ी शहर बहुत प्यारा है, वाकई में बहुत प्यारा है। इसीलिए हम इसे प्यार दुलार के साथ साथ रखना चाहते हैं और इसे और ज़्यादा संजो कर रखना चाहते हैं, हमारी स्मृतियों में भी रखना चाहते हैं। और वाकई में आज जो हम हैं,
हम रहते हुए भी इसे और ज्यादा प्यारा, सुंदर और चकचका माने चमकदार बनाकर रखना चाहते हैं। ये हमारी मंशा रहती है और अर्चना जी की भी यही मंशा है और हमारे जो मेहमान आते हैं और खबर समय की भी ये मंशा लगातार रहती है और हमारे जो प्रायोजक है इस कार्यक्रम के अमृत भोग राइस, उनकी भी ये मंशा रहती है, तभी वो हमें हमेशा इस कार्यक्रम को, हमारे हर कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं। तो आप आज हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर हम एक नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।